नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। कोरोना का तांडव तो चल ही रहा है, साथ में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। अब तो एक और फंगस की नाम आ रही है सामने, अगर उसके सत्यापन के बाद हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये सारे फंगस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बारे में कहा जाता है कि ये आंखों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, यहाँ तक कि आंखें डैमेज भी हो जाती है। उसके अलावा ये कोरोना के तांडव के कारण जो लॉकडाउन हुआ, वर्क फ्रॉम होम हुआ, ऑनलाइन क्लासेस हुआ, इन सभी पे आंखों पे कितना असर पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे पटना के जाने माने आई डॉक्टर डॉक्टर शरद जी से। तो इनसे हम बातें करते हैं और उन सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मेरी वाइफ आई स्पेशलिस्ट हैं और हम लोगों ने आई हॉस्पिटल स्टार्ट किया हुआ है, चंडीगढ़ आई केयर। वहाँ का मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं ऑप्थेल्मिक एनेस्थीसिया वहाँ का देखता हूँ। तो जो भी आई में एनेस्थीसिया वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो मैं देखता हूँ। तो सर, ये जानना चाहूंगा, जो ब्लैक फंगस चल रहा है इस पे लोग कह रहे हैं कि आंखों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ब्लैक फंगस को जिस तरह से प्रचारित किया गया है वो ऐसा लग रहा है लोगों को कि जैसे कोरोना हो रहा है कि पता नहीं चला कोरोना हो गया। वैसा नहीं होगा। ब्लैक फंगस यूजुअली आपको सिम्टम्स देगा। इसकी शुरुआत यूजुअली नाक से होती है। नाक के आसपास होता है। नाक के पास आपका डिस्चार्ज आने लगा, सुनापन होना, कभी दांत में दर्द या दांत में सुनापन होना, एक आंख का लाल होना, एक आंख की ओर या हाफ ऑफ द फेस पे दर्द होना। तो ये सब चीज़ इसके लक्षण हैं। तो अगर आप शुरुआती दौर में इसके लक्षण को पकड़ लेते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है ईएनटी सर्जन के पास, जो नाक कान गला के डॉक्टर हैं उनके पास जाना है। वो देखेंगे, वो वहाँ से आपका सैंपल लेंगे। सैंपल को लेके उसका फंगल जांच किया जाएगा कि वो ब्लैक फंगस है या नहीं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कम से कम 20 गुना ज़्यादा लोग डर से ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। मतलब उनको कुछ भी हो रहा है तो बोल रहे हैं सर ब्लैक फंगस तो नहीं है। अगर चेहरे पे काला दाग दिख रहा है तो वो सोच रहे हैं ये ब्लैक फंगस हो गया। तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पे आम दिनों में जो ब्लैक फंगस के केसेस होते थे म्यूकरमाइकोसिस के, बहुत कम होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप रोड पे निकले आपको ब्लैक फंगस हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब वो उसके कुछ कॉजेज़ हैं। आम तौर पे कुछ एक दो कॉज एक्सेप्शनल को छोड़ दीजिए तो आम तौर पे जो लोग आईसीयू में रहे, जिनको बहुत हाई डोज स्टेरॉइड चला, जिनको ऑक्सीजन दिया गया, जिनको रेगुलरली ह्यूमिडिफाइड वाटर बहुत अच्छा नहीं दिया गया हो, इन सब कारणों से ब्लैक फंगस हुआ है और वो आँख तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। सर, कहा जाता है कि इसमें आंखें खराब हो जाती है। किस स्तर तक ब्लैक फंगस जो होता है, मतलब लोगों की पहचान के लिए नॉर्मल अगर घर पे हूँ, कैसे पता चलेगा कि हाँ ब्लैक फंगस हमें ये हो रहा है और जाना चाहिए डॉक्टर देखिए, के पास? ब्लैक फंगस का दर्द जो है वो एक नॉर्मल दर्द नहीं रहेगा। एक तो आपके नाक में ब्लैकिश दिखने लगेगा, डिस्चार्ज कभी कभी ब्लैक रहेगा या ब्लड जैसा भी डिस्चार्ज हो सकता है। सूनापन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस एरिया में हो रहा है वहाँ पे आपको सुन्न जैसा लगेगा, क्योंकि ये हर चीज़ को इन्वेट करेगा। और मैंने केसेस देखे हैं जिसमें पूरे आँख निकालना पड़ा है, क्योंकि ये एक बार जब ऑप्टिक नर्व में चला गया तो आपको वो, मतलब देखिए ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट क्या है। ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट है कि ये जहां तक जा चुका है उस एरिया को आप काट के निकाल दीजिए ताकि ये आगे नहीं बढ़े। अच्छा। और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद जो मेन परेशानी जो आम डॉक्टर फेस कर रहा है वो है एम्फोटेरिसिन बी ड्रग, लाइपोसोमल, जो हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, उसकी बहुत कमी है। और उसके बिना एक तरह से कहिए आप अधूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको सर्जरी के बाद कम से कम 25 से 30 दिन वो दवा रेगुलरली पड़ना है पेशेंट को। वो मिलना मुश्किल हो रहा है। अभी मार्केट में भी चल रहा है कि ये दवाइयाँ जो है कम हो गई हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है सर कि ये जैसे कोरोना जिस तरीके से फैला है, उसी तरीके से एक दिल में कहीं न कहीं लोगों के डर बैठ गया है ब्लैक फंगस का भी। क्या ये भी उतना ही खतरनाक हो सकता है? देखिए, जिनको हुआ उनके लिए तो ये खतरनाक है अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पर इसका दायरा उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका विस्तार होना। बहुत आसानी से एक दूसरे को फैलता है। ये एक दूसरे को नहीं फैल रहा है। ये देखिए, म्यूकर हर जगह है। अगर आप यहाँ पे बहुत जगह का टेस्ट कराएंगे तो म्यूकर मिल जाएगा। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपके बॉडी में वो ग्रो कर सकता है तो वो ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, और जो बहुत कॉमन नहीं है। सर, इसके लिए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक चीज़
जो कहना चाहे, जो कि आंखों को स्वस्थ रखे, ब्लैक फंगस से दूर मतलब रहने बचाव के लिए, खुद के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्या देखिए, करनी चाहिए? ब्लैक फंगस का एज सच कोई वैसा इलाज नहीं है। देखिए, बहुत सारी थ्योरीज आए, बहुत सारी थ्योरीज आए कि स्टेरॉइड बहुत यूज किया गया। एक थ्योरी एक डॉक्टर का आया कि आप बहुत ज्यादा स्टीम ले रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो रहा है। तो अति सर्वत्र वर्जेत, किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं है। आपको बोला गया स्टीम लीजिए तो वो 2 बार लेना चाहिए, आप 20 बार ले रहे हैं, हर 10 मिनट पे जाके स्टीम ले रहे हैं। काढ़ा पीना चाहिए तो आप दिन भर में 6 बार काढ़ा पी रहे हैं, आपको बवासीर हो जा रहा है, पेट में जलन हो रही है। तो यहाँ पे हर चीज लोग एक्सेस करने लगते हैं। मतलब एक माहौल बनाया हुआ है कि अभी बस अभी तो सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करना है, यही करते रहना है। इससे बचना होगा और सजग रहिए। देखिए, बोले तो इस सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है। अब मुझे एक बार हल्का सा सर दर्द हुआ, वो ब्लैक फंगस का दर्द नहीं है। मेरे एक बार नाक में दर्द हुआ, मेरा ब्लैक फंगस का दर्द नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 दिन 3 दिन मेरा एक साइड का नाक में दर्द हुए जा रहा है, स्टफिनेस है, लग रहा है नाक जाम है, नाक बंद है, तो निश्चित तौर पे फिर डॉक्टर के पास जाइए। अर्ली जो डायग्नोसिस है वही बेस्ट ट्रीटमेंट है। इलाज हो या रोग हो, अति ना करें और नॉर्मल रिलैक्स रहे। सर, ये रिलैक्स से बात याद आती है कि जो अभी जो माहौल है उसमें जो डिप्रेशन हो जा रहा है, इससे बॉडी के साथ साथ आंखों पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, डिप्रेशन जो है वो माइंड गेम है। आपका दिमाग आपसे खेलता है। अब आप उसको कितने अच्छे से आप उसके साथ खेल पाते हैं, आपको अपने लिए उपाय निकालना है कि हम किस बात में खुश रहते हैं। दिमाग आपको बहुत तरह का दुख देगा। अगर आप बैठ के ये जोड़ेंगे कि पिछले 1 साल में मेरी कमाई इतनी घट गई है, तो दुख होगा। मेरा काम इतना घट गया है, दुख होगा। वही आदमी एक तरफ ये सोचे कि मैं जिंदा हूं, वो खुश होगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं सर, चाहते हुए भी एक डर बैठ ही गया है। अब सर, 1 साल से ऊपर अगर कोई इतनी बड़ी बीमारी आती है, लोग आंखों के सामने न्यूज हो, सारी चीजें, मौत देख रहे हो, गंगा में लाशें तैरती हुई देख रहे हो, तो डर बैठ ही जाता है सर। इससे कैसे उबरेगा ये सर? सबसे पहले तो कम देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप न्यूज खोल के देखें तो सिर्फ वही चीज 24 घंटा चल रहा है। तो न्यूज देखिए, हम लोग बचपन में, आप लोग को भी याद होगा, दूरदर्शन पे रात में 8 से 9 के बीच न्यूज आता था। न्यूज देखते थे और हम लोग खुश रहते थे। जो भी न्यूज आया, न्यूज तो ऐसा है नहीं कि हर मिनट चेंज हो रहा है, और ऐसा कोई भी न्यूज यूजुअली नहीं रहता है जो आपके डेली लाइफ को चेंज कर रहा है। तो क्यों हर समय न्यूज पे चिपके रहना है? हम न्यूज दिन में 3 बार देख लेंगे, दिन में 2 बार देख लेंगे। पर अगर हम बैठ के दिन भर न्यूज का ही चैनल देखते रहेंगे तो नेगेटिव न्यूज ही ज्यादा मिल रहा है, तो लोग उससे परेशान हैं। दूसरी चीज है कि आज के टाइम में आप अपने लोगों से जाके नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना के डर से डिस्टेंसिंग रखना भी चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए, तो आदमी उससे भी डिप्रेस्ड हो रहा है। तो आप अपने पसंद के लोग, जो दोस्त हों, जो परिवार के लोग हैं, जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, फोन पे बात कीजिए। मतलब टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, फैमिली जूम मीटिंग कीजिए, जूम कीजिए, गूगल मीट कीजिए, जो भी जिस कंपनी का यूज करना हो। पर जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, उनसे बात कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सर, टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इस लॉकडाउन में और ऐसे सिचुएशन में जॉब भी जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया है, पढ़ाई भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे सारी चीज़ें आ गई हैं। लोग दिन भर मोबाइल पे डिजिटली हो गए हैं। इसका भी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है सर? कि इसका इफेक्ट बहुत खराब पड़ रहा है। एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारी स्टडी है, जो हम चंडीगढ़ आई केयर में रेगुलरली कर रहे हैं, और 3-3 महीने में बच्चों का 1.5-1.5, 2-2 पावर बढ़ रहा है। और ऐसे बच्चे हैं जो कि एफ्लुएंट फैमिली से हैं, अच्छा खाते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कुछ है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पुराना छोटा फ़ोन है जिसमें देख के उनकी आँख खराब हो रही है। वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एप्पल का आईफोन है, सारा चीज़ है, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ जो आपका स्क्रीन टाइम, जो बोलिए, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो आपके आँख पे असर कर रहा है। तो इसका 2 उपाय है। एक तो उपाय है कि आपको कर्टेल करना है, कि आपको बड़े लोगों को बच्चों को सिखाना होगा कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तुम अभी क्लासेस तुम मोबाइल पे कर रहे हो, तो तुम अभी थोड़े दिन कार्टून मत देखो।
कार्टून मत देखो, क्लास आज है, संडे को देख लेना। तो ये बच्चों को डिसिप्लिन करना होगा पहला। दूसरा चीज़, इवन ड्यूरिंग क्लासेस हम बहुत सारे बच्चों को हम लोग बताते हैं, जब जो क्लोज लोग हैं आते हैं हमारे पास, जैसे एक टीचर पढ़ाती हैं, तो बच्चों की क्या आदत है, हम लोगों की भी आदत है, हम लोग जब एक बार टीवी देख रहे हैं तो इवन ऐड आ गया तो देखते रहते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है कि उसको नहीं देखना है। वो आपको बच्चों को सिखाना होगा कि जब बीच में गैप है, कभी ऐसे ही बात हो रही है, तो तुम उस समय स्क्रीन मत देखो। एक 20-20-20 का एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं कि एटलीस्ट 20 मिनट से ज़्यादा ना देखें, उसके बाद 20 सेकेंड्स का ब्रेक ले लें। इस तरह का डिस्टेंस है। फिर एक पर्टिकुलर एंगल है कि भाई इस एंगल पे आप रखिए। लाइट का कैसा रहना चाहिए रूम में टीवी देखने के लिए या कंप्यूटर स्क्रीन देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको फॉलो करना चाहिए लोगों को। सर मोबाइल पे देखता हूँ कि ये जो नाइट मोड हो गया या ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना, तो एक्चुअल में अगर आंखों को स्वस्थ रखना है और आप डिजिटली वर्क कर रहे हैं, तो कितना लाइटनेस सही होना चाहिए? देखिए, एक तो है कि आजकल तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, ब्लू फिल्टर वगैरह भी आ गया है नए फ़ोन में, वो लगाइए। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को आदत क्या है कि लाइट ऑफ करके और तब मोबाइल पे काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपके आँख पे और ज़्यादा असर कर रहा है। तो आप एटलीस्ट एनवायरनमेंट का लाइट रहने दीजिए और तब मोबाइल देखिए, तो वो आपको कम ये हानि करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ग्लासेस जो लोग अगर पहन रहे हैं, बहुत मेजॉरिटी लोगों को तो आजकल ग्लास लगा हुआ है, तो वो ARC कोटेड आता है, एंटी रिफ्रैक्टिव कोटिंग आता है ग्लास पे, वो ज़रूर लगवा लें। उस ग्लासेस को यूज़ करें तो कुछ रिफ्रैक्शन एटलीस्ट हम 20-30% भी कम कर सकें तो वो इम्पॉर्टेंट हो। सर एक चीज़ मुझे और जानना था कि मान लीजिए किसी की आंखें ख़राब नहीं है, जैसे और वो सिस्टम पे उनको लंबे टाइम तक वर्क करना है, अभी वर्क फ्रॉम होम भी है, तो क्या वो जो कंप्यूटर से एंटी रिफ्लेक्शन का कोई ग्लास होता है वो लगाकर यूज करे तो सही रहेगा? बेटर तो रहेगा। ARC जो निश्चित तौर पे जो ये है उसको तो कम करेगा रिफ्रैक्शन को, क्योंकि उनकी आंखें खराब नहीं है, लेकिन उससे वो बचने के लिए फिर जीरो पावर के साथ आप ले लीजिए कि अब जब हम काम करेंगे तो हम ये ग्लास पहन के करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या एक राय देना चाहेंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और अभी का जो माहौल है उसको देखते हुए? क्या देखिए, अब सेकेंड वेव कोरोना को ऑलमोस्ट ख़त्म है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोरोना ने कुछ चीज़ें हम लोगों को सिखाई हैं, और अभी कोरोना गया नहीं, वो एक तरह से ना लाइन पे बैठ के वेट कर रहा है कि आप मेरी बात मानते हो या हम वापस अंदर आए। तो मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही ब्रेक करेगा। वैक्सीन्स ज़रूर लीजिए। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत लोग आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, वो खुद जाके वैक्सीन ले रहे हैं। तो वैक्सीन ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है, हम लोगों के दोस्त हैं इंग्लैंड वगैरह में, बात होती है हम लोगों की, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, वहाँ पे मास्क उन लोगों ने हटा दिया क्योंकि उन लोगों ने वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया और छोटी पॉपुलेशन थी, वैक्सीनेशन हो गया उनका। तो आंसर इज़ वैक्सीनेशन। अभी के हिसाब से आगे हो सकता है कुछ और रिसर्च हो, लेकिन तत्काल तो आपको वैक्सीन लेना है और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ मैं भूल गया था सर, जिसे अगर मेंशन मैं ना करूँ तो ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। आप फिलहाल सर इस कोरोना काल में जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए उनके घर घर जाकर बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, ये क्या कर रहे हैं, क्या है, तो डिटेल में बताइए। देखिए, हम लोगों का, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, इंटेंसिविस्ट हूँ, तो निश्चित तौर पे आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर को अपनी ह्यूमैनिटी नहीं ख़त्म करनी है। मुझे पता है ये बंदा आईसीयू अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको कैसे सस्ता से सस्ता इलाज मिले, कहाँ पे सस्ता इलाज मिले। कम से कम, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, 2-2 हॉस्पिटल का आईसीयू मैं देखता हूँ, चाणक्य हॉस्पिटल का, मेडिप्लस हॉस्पिटल का। स्टिल पूरे कोरोना टाइम में कम से कम 200 मरीज को मैंने एनएमसीएच, एम्स और पीएमसीएच में भर्ती कराया है, खुद समझा के, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा 8,000-10,000 रुपये रोज़ खर्च नहीं कर सकता है। तो आप वैसे आदमी को रख लीजिए, उसका ज़मीन बिकवा दीजिए, उधारी में आ जाए वो, मतलब आप एक आदमी को बचाने के बदले उसके पूरे परिवार को मार रहे हैं। तो ये चीज़ डॉक्टर्स को एनालाइज करना होगा। आंख बंद करके आप नहीं बैठ सकते हैं। होता क्या है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ये कर सकता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को मतलब नहीं है, पर हम जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स के द्वारा चलाए हुए जा रहे हॉस्पिटल्स हैं, वो क्या होता है कि पेशेंट और डॉक्टर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और दो ह्यूमन अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और इमोशंस नहीं हो, ये असंभव चीज़ है।
तो हम लोग ये चीज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया कि जो छोटे वर्कर्स हैं, जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए एक छोटा-सा चप्पल का दुकान खोला हुआ था छोटे से गुमटी में, उस बंदे का तो इनकम बंद है, बिज़नेस बंद है। आज के टाइम में क्या है, उसके पास खाने का भी सामान नहीं है। तो हमारा 2-3 ट्रस्ट है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। उद्गम है हमारा जो हमारे केवी के एलुमनी के सीनियर्स हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ। आज भी हम लोग जा रहे हैं दीघा में कुछ हैंडीकैप्ड एंड विडोज़ को खाना देने, और हम लोगों ने अच्छा 15-17 किलो का पैकेट बनाया हुआ है, जो कि 15 दिन 20 दिन कम से कम 4 आदमी का परिवार हो तो उनको चले। और इवन अगर उनको उसके बाद भी ज़रूरत होगी तो हम लोग फिर से देंगे उनको। तो एक तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, और ये हम लोग ऑलमोस्ट पिछले 2-3 दिन में 350 पैकेट हम लोगों ने दिया है, 350 फैमिलीज़ को दिया है। इसके बाद हम लोग एक कर रहे हैं कि एक मेडिकल किट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हम लोग ऑलमोस्ट 5000 मेडिकल किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें देखिए दवा आसान है, विटामिन सी, पैरासिटामोल, ये सब बेसिक दवा है, ओवर द काउंटर ड्रग है, हर किसी को मिल जाता है। हम लोग उसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हम लोग कुछ मास्क दे रहे हैं, कुछ सैनिटाइजर दे रहे हैं, और एक अच्छे से मतलब 8-10 डॉक्टर मिलके एक बढ़िया सा ट्रीटमेंट चार्ट बनाया है कि आपको कैसे लक्षण पहचानने हैं, कैसे बचने हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट की ओर जाना है, कैसे एक्सरसाइजेस करना है, सारा पिक्टोरियल बना के हम लोग वो पब्लिक को दे रहे हैं साथ में। ये 2 काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग साथ में जैसे स्टीम इनहेलेशन के लिए मशीन है, ऑक्सीमीटर्स हैं, स्पाइडोमेट्री, जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको अपने लंग्स के लिए एक्सरसाइज करना है, तो हम लोग स्पाइडोमेट्री की मशीन है। तो ये भी ऑलमोस्ट हम लोग 1-1.5 हज़ार पीस है जो कि लोगों को दे रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एक अपार्टमेंट में गए या एक छोटे से एरिया में गए जहाँ 10-20 फैमिली रहती है, वहाँ 3-4 हम लोगों ने दे दिया कि भाई जिसको जिसको ज़रूरत हो लेके यूज़ कर लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को, क्योंकि देखिए फंड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो हम लोग अपने पॉकेट से खर्च करते हैं। हम लोग किसी से ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट दे रही है या कहीं से ला रहे हैं, तो अपने पॉकेट का है। तो उसको जुडिशियसली यूज़ करना है, जो 10,000 के बदले 40,000 लोगों को फ़ायदा कर जाए। तो ये कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग एक बड़ा प्रॉब्लम जो आएगा, बहुत सारे अनाथ बच्चे होंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनके एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे जितना हम लोग कर सकेंगे। ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज लोग होंगे जो अपने बच्चों को खो देंगे, बहुत सारी विडोज़ होंगी, उनके लिए हम लोग जॉब प्रोस्पेक्ट देखेंगे। हमारे एक सीनियर हैं दिल्ली में, उन्होंने हम लोगों से बोला है कि वो कम से कम 50 लोगों को हर साल जॉब दिलवाएंगे जो इस तरह के लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको ठीक चैनल नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस चैनल को सही से लोगों को दे पाऊँ। अगर इस तरीके के हमारे इंटरव्यू को देखकर कोई लोग आपसे संपर्क करना चाहे सर, तो सोशल मीडिया हैंडल या कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैं फेसबुक पे शरद नंदन के नाम से हूँ, और मेरा जो हॉस्पिटल है भूतनाथ रोड में चंडीगढ़ आई केयर है, और हर आपदा के समय वो खुला रहता है, और जो उस वहाँ से हो पाता है मैं करता हूँ। और पटना में ऑलमोस्ट जो भी लोग हैं सोशली एक्टिव वो मुझे जानते हैं। तो कभी भी किसी भी तरह से जिनसे भी जो इवन अगर कोई साथ में आके हेल्प करना चाहें, कोई वॉलंटियर्स बनना चाहें कि हम आपके साथ आके बांटना चाहते हैं, वो लोग आएँ। नॉट अबाउट फंड्स और सामान, हमारे सामान को बांटने के लिए भी आदमी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली अपने स्टाफ्स को लेके जाता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ, वो लोग रहते हैं साथ में। जिससे जो हो पाता है वो करे, एक दूसरे का साथ देना है अभी के समय में। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपदा का समाधान जो खोजते हैं उसमें अवसर ना प्राप्त करते हैं, उसके समाधान को खोजकर सही राह दिखाते हैं। इसी कारण शायद डॉक्टर को भगवान का नाम दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है, और इसके साक्षात उदाहरण हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शरद सर। तो ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर इससे भी ज़्यादा हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं आप, तो हमारे प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर पे द फुल वॉल्यूम लिख के आपको हमारा ऐप आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करें और मज़े करें। धन्यवाद।